Good morning, students. Myself Rajiv Ranjan and welcome to the Rajiv's Biology classes. Today we are going to discuss a very important topic, that is cloning vector. बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंतर्गत आज हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में किस तरीके से किया जाता है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्लोनिंग वेक्टर जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, क्लोनिंग और वेक्टर. तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब हुआ टू मेक एन आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ द स्पेसिफिक जीन. किसी स्पेसिफिक जीन की यदि जब हम आइडेंटिकल कॉपी तैयार करते हैं देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज क्लोनिंग. यदि सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल यदि हम इंसुलिन जीन का एग्ज़ाम्पल लें, तो यदि इंसुलिन जीन की यदि हम मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्लोनिंग कहेंगे, क्योंकि उस स्पेसिफिक जीन का जब हम मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करेंगे तो वो मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कैसे होगी? तो वो मल्टीपल कॉपीज़ तैयार होगी वेक्टर की मदद से. यानी वेक्टर जो है उस स्पेसिफिक जीन की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करने में हमारी मदद करता है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट क्लोनिंग वेक्टर, यानी क्लोनिंग विद द हेल्प ऑफ वेक्टर. तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ व्हीकल. व्हीकल का मतलब क्या हुआ? जो उस स्पेसिफिक जीन को कैरी करता है, उस स्पेसिफिक जीन को कैरी करेगा और उस स्पेसिफिक जीन की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करने में मदद करेगा. तो वो जो वेक्टर है वो वेक्टर बेसिकली है क्या? तो वेक्टर जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में पाया जाता है. और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा ये स्पेसिफिक डीएनए मौजूद होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है. और इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉपी को, अपनी संख्या को स्वतः बढ़ा सके, अपना मल्टीप्लिकेशन कर सके. और ये मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी वेक्टर में कैसे आती है? बिकॉज ऑफ हैविंग द स्पेसिफिक साइट दैट इज़ नोन एज ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वेक्टर के ऊपर जिसकी मदद से वो वेक्टर अपने संख्या को बढ़ा सकता है, अपने कॉपी नंबर को बढ़ा सकता है. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेक्टर की मदद से हम अपने स्पेसिफिक जीन को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, उसका मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर रहे हैं. इस वजह से हम इसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं. वी आर क्लोनिंग द स्पेसिफिक जीन विद द हेल्प ऑफ ए वेक्टर. हम अपने जो डिज़ायर्ड जीन है, और हम डिज़ायर्ड जीन की क्लोनिंग क्यों कर रहे हैं? तो क्लोनिंग करने का पर्पस ये है क्योंकि वो जीन जो है वेक्टर के अंदर जब हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और जब हम उस वेक्टर को किसी स्पेसिफिक होस्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जब वो होस्ट के अंदर वो स्पेसिफिक वेक्टर जाएगा अलोंग विथ डैट स्पेसिफिक जीन, तो उस जीन का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा. यानी वो जीन जो है अपनी संख्या को बढ़ाएगा और जैसे जैसे वो जीन क्लोन होता चला जाएगा उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी. और हमें पता है कि जीन का क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है. यानी स्पेसिफिक जो जीन है वो ट्रांसक्राइब करके mRNA बनाएगा और उस mRNA से ट्रांसलेशन होकर के स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा. तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस में है? प्रोटीन में है. तो प्रोटीन को रिट्रीव करने के लिए वी आर यूजिंग द स्पेसिफिक वेक्टर एंड वी आर क्लोनिंग द स्पेसिफिक जीन एंड दैट इज़ आवर पर्पस. हमारा पर्पस उस प्रोटीन में है और इस वजह से हम उस स्पेसिफिक जीन की संख्या को बढ़ा रहे हैं, उसके नंबर को बढ़ा रहे हैं ताकि जो प्रोटीन हमें मिले वो अधिक अमाउंट में मिल सके. इस वजह से हम उस स्पेसिफिक जीन की क्लोनिंग कर रहे हैं. तो अब क्लोनिंग वेक्टर जो है वो दो तरह की का होता है. एक क्लोनिंग वेक्टर होता है जिसमें हम स्पेसिफिक जीन की क्लोनिंग करते हैं, और दूसरा जो होता है वो एक्सप्रेशन वेक्टर होता है जिसमें कि हम उस स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन कराते हैं. यानी उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा और उस mRNA से जो है ट्रांसलेशन होकर के वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा.
अब वेक्टर होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या स्पेसिफिक फ़ीचर होना चाहिए किसी एक स्पेसिफिक क्लोनिंग वेक्टर का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि पहला क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? तो वेक्टर हमने पढ़ा कि वेक्टर क्या है। वेक्टर इज़ नथिंग बट इज़ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए विच इज़ फाउंड इन अ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही हम स्पेसिफिक जीन को क्या करते हैं, टैग करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक जीन मल्टीप्लाई हो सके। तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा उस होस्ट में जाने के बाद, तो उसके लिए सबसे पहली जो क्राइटेरिया होती है वो क्या होना चाहिए, उस वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ORI साइट होना चाहिए। तो ORI साइट क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है वेक्टर के ऊपर जो कि उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में, उसके कॉपी नंबर को बढ़ाने में मदद करता है। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ये एक PBR 322 वेक्टर है। PBR क्यों कहते हैं? P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर एंड R फॉर रॉड्रिग्यूज एंड 322 इज़ द न्यूमरस। तो ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर पर हम रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ORI साइट है एंड दिस ORI साइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक प्लाज्मिड। और जैसे जैसे ये वेक्टर जो है होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, उसके साथ साथ हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है, जो डिज़ायर्ड DNA फ्रैगमेंट जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, वो भी साथ साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी सपोज जैसे फॉर एन एग्जांपल, यदि ये वेक्टर है, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। मान लो सपोज़ यहाँ हमने कट लगाया और कट लगाने के बाद हम यहाँ पर अपना डिज़ायर्ड DNA फ्रैगमेंट्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ने के बाद हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को या रिकंस्ट्रक्टेड रिकॉम्बिनेंट DNA को किसी होस्ट के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि इस स्पेसिफिक रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड को हम इस होस्ट के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा, चूँकि इसके पास वो स्पेसिफिक ORI साइट है, तो इस ORI साइट की मदद से वो स्पेसिफिक प्लाज्मिड जो है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी अपनी संख्या को बढ़ाएगा। इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज़ तैयार होती चली जाएगी। और इस मल्टीपल कॉपीज़ के साथ साथ क्या होगा, हमारा जो स्पेसिफिक जीन है जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से ORI साइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है वेक्टर में, क्योंकि वो प्लाज्मिड को रेप्लिकेट कराने के लिए और हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसे भी रेप्लिकेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होता है? तो सेलेक्टेबल मार्कर जो है एक स्पेसिफिक जीन होता है, जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह के सेलेक्टेबल मार्कर जीन हैं, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो इस स्पेसिफिक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का क्या इंपॉर्टेंस है इस प्लाज्मिड में? क्योंकि जब ये प्लाज्मिड के पास ये स्पेसिफिक जीन है, तो जब हम उस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, फॉर एन एग्ज़ाम्पल यदि सपोज़ ये एक प्लेट है और इस प्लेट में हमने न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किया है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस प्लेट के ऊपर ग्रो करेगा इस तरीके से। बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। तो यदि उस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है
और यदि हम इस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालेंगे तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस मीडियम में वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक जीन जो है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है या एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, वो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। और वो प्रोटीन क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिलिन के टॉक्सिक इफेक्ट को क्या कर देगा, वो नलिफाई कर देगा, ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो इस स्पेसिफिक मीडियम में जिसमें हमने टेट्रासाइक्लिन डाला है और एम्पेसिलिन डाला है वो आसानी से ग्रो कर सकता है, बिकॉज द बैक्टीरिया हैव द स्पेसिफिक जीन विच विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पेसिलिन। अब जब हम क्लोनिंग करते हैं अपने स्पेसिफिक जीन की, तो हम जो अपना स्पेसिफिक जीन को इनकॉर्पोरेट करते हैं वो कहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो मार्कर जीन के पास, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास कर सकते हैं या एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास कर सकते हैं। तो जब हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास या एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जीन जो है डिसरप्ट हो जाएगा, वहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जब हम उस बैक्टीरियम को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराएंगे या एम्पेसिलिन मीडियम में ग्रो कराएंगे, तो वो बैक्टीरिया, बिकॉज दैट स्पेसिफिक जीन हैज़ डिसोसिएटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सो द बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो, क्योंकि अब वो जीन अब उस बैक्टीरियम के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आपको उस पर्टिकुलर टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ग्रो करा पा रहा था। अब हमने क्या कर दिया, उसमें अपना स्पेसिफिक जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसकी वजह से वो एम्पेसिलिन या टेट्रासाइक्लिन वाला जो रेजिस्टेंस जीन था वो वहाँ से डिसोसिएट हो गया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने अपना स्पेसिफिक जीन को मार्कर जीन के पास, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास या एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास इनकॉर्पोरेट किया, और इनकॉर्पोरेशन होने की वजह से वो जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गया। दैट्स वाई द प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बिकॉज वी हैव इंसर्टेड द स्पेसिफिक जीन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ इंसर्शन इनएक्टिवेशन टेक्स प्लेस ऑफ दैट स्पेसिफिक जीन। तो इससे हमें क्या है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को पहचानने में मदद मिलती है, यानी कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसे हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं इन ए कल्चर मीडियम। तो सेलेक्टेबल मार्कर का ये इम्पॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, आरओपी प्रोटीन है। दिस इज़ द प्रोटीन विच व्हेन बाइंड विद द ओआरआई साइट देन डीएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज दैट साइट। मतलब क्या हुआ कि ये आरओपी प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन इसे कहते हैं। तो जब प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई साइट के पास बाइंड करेगा तभी डीएनए पॉलीमरेज जो है रिकॉग्नाइज करेगा उस स्पेसिफिक साइट को और रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, यानी विदाउट आरओपी प्रोटीन द प्लाज्मिड विल नॉट रेप्लिकेट। तो डीएनए पॉलीमरेज का रिकॉग्निशन कब होगा, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन करने का काम होता है। तो पॉलीमराइजेशन डीएनए पॉलीमरेज तभी करेगा जब आरओपी प्रोटीन जो है ओआरआई साइट पर जाकर के बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद वो हमारा स्पेसिफिक प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट करेगा, एंड अलोंग विथ आवर प्लाज्मिड आवर डिजायर्ड डीएनए और डिजायर्ड जीन विल ऑल्सो रेप्लिकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या हुआ, हम फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है डिफरेंट अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। मतलब क्या हुआ, ये BAM-H1 है, ये SAL1 है, ये HIND-3 है, CLA1 है, ECO-R1 है, PVU1 है, PST1 है, और तो दीज आर 8 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट। तो 8 डिफरेंट तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इस प्लाज्मिड को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मिड के पास 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं फॉर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इस प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक साइट पर ही काट सकते हैं। यदि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक से अधिक साइट पर इस प्लाज्मिड को कट करेगा तो क्या होगा
कि ये जो प्लाज्मिड है हमारा वो फ्रैगमेंटेड हो जाएगा और ये क्लोनिंग के लायक नहीं रह पाएगा, यानी हम इसमें क्लोनिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम प्लाज्मिड को किसी एक स्पेसिफिक साइट पर काट सके ताकि ये ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद हम अपने डिज़ायर्ड जीन को यहाँ पर टैग कर सकें और इस तरीके से हमारा रिकॉम्बिनेंट तैयार हो जाएगा। और रिकॉम्बिनेंट तैयार होने के बाद तब हम उस रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड को बैक्टीरियल होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जा कर के मल्टीप्लाई करेगा, यानी उसकी संख्या बढ़ेगी। तो प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, इट शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट्स टू इनेबल ब्रेकअप ऑफ सर्टेन सीक्वेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इट मस्ट बी नॉट टू बिग इन साइज। तो प्लाज्मिड का जो साइज़ होना चाहिए वो काफ़ी छोटा होना चाहिए ताकि उसे आसानी से हैंडल किया जा सके ड्यूरिंग क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या है, द इंसर्शन ऑफ डोनर डीएनए शुड नॉट हैम्पर द रेप्लिकेशन प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। जब हम अपने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो इनकॉर्पोरेशन के दौरान जो हमारा ORI साइट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि ORI साइट डिस्टर्ब हो जाए या जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्लाज्मिड, तो यदि वो स्पेसिफिक डीएनए हमारा यदि डिसोशिएट हो जाएगा तो रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो हैम्पर हो जाएगा और हमारा जो मोटो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, देयर मस्ट बी मल्टीपल साइट्स फॉर क्लोनिंग। मल्टीपल साइट्स फॉर क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने इस फिगर में देखा कि देयर आर 8 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर 8 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर हम काट सकते हैं इस प्लाज्मिड को और अपना जो डिज़ायर्ड जीन है, जो हमारा DNA ऑफ इंसर्ट है या जो जीन है, उसे हम उस स्पेसिफिक साइट पर क्लोन कर सकते हैं। यानी देयर आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से 8 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, यानी 8 डिफरेंट क्लोनिंग साइट्स हैं। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का मतलब एक से अधिक क्लोनिंग साइट्स है। तो क्लोनिंग साइट्स क्यों एक से अधिक है, क्योंकि 8 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा हम इस प्लाज्मिड को काट सकते हैं और 8 डिफरेंट पॉइंट्स पर हम अपने प्लाज्मिड, हमारा जो DNA ऑफ इंसर्ट है या जो जीन है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और क्लोनिंग में ये हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, द वेक्टर एंड द सैम्पल DNA आर बोथ डाइजेस्टेड विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी जब हम क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा जो जीन ऑफ जिस जीन की हमें क्लोनिंग करनी है और हमारा जो प्लाज्मिड DNA है, दोनों को हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे ताकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सके, दोनों आसानी से जुड़ सके। तो ये याद रखना है हमें कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है प्लाज्मिड के लिए और DNA इंसर्ट दोनों के लिए सेम होना चाहिए। यानी 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम हमारे DNA ऑफ इंसर्ट और प्लाज्मिड को कट नहीं करेंगे, हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से प्लाज्मिड को भी और हमारा जो DNA ऑफ इंसर्ट है दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे ताकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस तैयार हो सके और दोनों जो DNA है वो आपस में एसोसिएट हो सकें। इट इज़ देन रिकम्बाइंड सो एज टू इनेबल देम टू ग्रो इन ए होस्ट। वेक्टर कंटेन्स सेलेक्टेबल मार्कर्स दैट एड इन डिटरमाइनिंग विच रिकॉम्बिनेंट हैज़ टू बी इंसर्टेड। तो इस तरीके से हमने देखा इस चैप्टर में कि क्लोनिंग क्या होता है, वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, वेक्टर कि क्या क्या गुण होने चाहिए जो उसे एक अच्छा वेक्टर बनाता है।